हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज और एनोड रेज ये क्या होती है, ठीक है, इनके चार्जेस क्या क्या होते हैं और इस तरीके से हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, दोनों रेज की कैथोड रेज और एनोड रेज इन दोनों की हमने थ्योरीज पढ़ ली थी और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी कि ये इन पर कौन सा चार्ज होता है, कैसे पाथ में ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो हम सारी चीजें पढ़ रहे थे, जैसे कि स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो कैथोड पॉजिटिव किस पे होगा, एनोड पे, और कैथोड नेगेटिव किस पे होगा, कैथोड। इस तरीके से चार्ज होंगे। ठीक है, सॉरी मैं शायद उल्टा बोल रहा हूँ। कैथोड जो होंगे उस पे नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड जो होंगे उस पे पॉजिटिव। तो कैथोड पे यहां पर मैं लिख देता हूं कैथोड, यहां पर एनोड, कुछ इस तरीके से चार्ज होगा। आगे चलते हैं तो किससे मिलकर बने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर से। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मैटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कुछ इस तरीके से ये बने हुए। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। अगर हम बात कर रहे हैं कैथोड रेज की, तो कैथोड रेज एक्स रेज में यूज की जाती है। वहीं एनोड रेज की हम बात करते हैं तो वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है, इफेक्टिव। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। मैं आपको ये प्रॉपर्टीज रिवाइज क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और डिस्कवरी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, ये सारी प्रॉपर्टीज बताई है, तो उसके बारे में हम इतनी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसकी डिस्कवरी जरूर पढ़ेंगे कि कैसे की थी और किसने की थी। 1836 में या 1826 में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, मतलब एनोड रेज की डिस्कवरी हुई थी 1836 में। 1836 में किसकी डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन की, या फिर हम बोल सकते हैं एनोड रेज की डिस्कवरी हुई थी। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की विलियम क्रूक्स ने जब डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था तो 1879 में इलेक्ट्रॉन्स की या फिर कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, 1879 में कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी। अब हम बात करते हैं आगे, क्योंकि हमें पता है कि एटम जो है वो तीन कंपाउंड से मिलकर, तीन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वो तीन पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, प्रोटॉन की पढ़ ली, अब न्यूट्रॉन की पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1926 में। ठीक है, 1926 में डिस्कवरी, सॉरी 1932 में डिस्कवरी, गलत लिख दिया मैंने, 1932 में, 1932 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। अब पहला क्वेश्चन तो ये कि इसकी डिस्कवरी होने में इतना टाइम क्यों लगा। ठीक है, हमने देखा कि बाकी के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो इनकी डिस्कवरी होने में इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हुआ है। हमने देखा कि इनकी डिस्कवरी जो है वो कुछ साल के अंतर में हुई है। लेकिन वहीं हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, अगर हम बात ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंपेयर करें तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसका ऐसा क्यों है, तो वो इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से। जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज ही कुछ ऐसी है कि उन्हें इतनी जल्दी पहचाना नहीं जा सकता। जैसे कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तो हमें पता था कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर होगा नहीं, नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो इसके बेस पर हमने वहां पर पार्टिकल की खोज जो है वो जारी रखी। लेकिन जब नेगेटिव और पॉजिटिव हमें मिल गए तो किसी साइंटिस्ट ने ये सोचा भी नहीं था कि अगला पार्टिकल भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है जिस पर कोई चार्ज ना हो। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसे पहचाना ही नहीं जा पाया। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज बहुत लेट हुई और उसको किसने किया था, चैडविक ने। चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने केमिकल
रिएक्शन के थ्रू इसकी खोज की थी। वो रिएक्शन क्या थी, या फिर अगर हम बात करें कि उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया था मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। चैडविक ने देखा कि जब बेरिलियम अथवा अन्य हल्के तत्व के पतले पत्थर में द्रुत गति से गतिशील अल्फा कणों की बौछार की जाए तो बेरिलियम कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। मतलब उन्होंने बोला कि बेरिलियम और अथवा दूसरे हल्के पदार्थ, अच्छी मैंने हीलियम ले लिया, हीलियम हल्का है, इन पर जब मैं क्या करूंगा, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करूंगा, तो यही बेरिलियम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन में। प्लस वहां पर एक और कण रहता है जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। पूरा एक बार मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। चैडविक ने देखा कि जब बेरिलियम अथवा अन्य हल्के तत्व के पतले पत्थर में द्रुत गति से गतिशील कणों की बौछार की जाए तो बेरिलियम कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है तथा एक उदासीन कण प्राप्त होता है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। ठीक है, देखो क्या हुआ, चैडविक ने दो पत्थर लिए या फिर दो बहुत पतले पत्थर लिए, बेरिलियम का और हीलियम का। ठीक है, दोनों पत्थरों पे मैं ऐसा कुछ इस तरीके से इसको रखता हूँ, बेरिलियम, ठीक है, और यहाँ पे रखता हूँ हीलियम। किसी एक पर अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स की मैंने इस पे क्या की, बौछार की। ठीक है, बौछार करने पर मुझे पता चला कि ये बेरिलियम किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन में। प्लस इसके साथ में कुछ कण थे। ठीक है, कुछ क्या थे, वहां पर पार्टिकल्स थे। जिन पार्टिकल्स को जब टेस्ट किया गया तो हमें पता चला कि इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो मास है, वो किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है, जो कि कितना है, लगभग 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम के करीब है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, यहाँ पर एक जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन से काफी मिलता जुलता है। फिर इस पे टेस्ट किए गए, इसके जो भी चार्ज है वो पता लगाया गया। जो चार्ज वगैरह सारी चीजें पता लगाने के बाद हमने इसे क्या बोला, चैडविक ने इसे क्या बोला, न्यूट्रॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। और आगे चलकर यही प्रूव हुआ कि एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जहां पर एक है इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, दूसरा होता है प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये तीनों चीजें, ये तीनों पार्टिकल्स एटम के अंदर ही होते हैं। ठीक है, अब इसी के आगे हम बढ़ते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट थी और बहुत बड़ा क्या था, यहाँ पर पॉइंट था। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं न्यूट्रॉन की, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन उदासीन तथा विद्युत आवेश रहित कण है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, और इस पर इलेक्ट्रिसिटी का या फिर चार्ज का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये खुद में क्या है, एक तरीके से पूरे तरीके से न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन को संकेत 0 1 से प्रदर्शित करते हैं। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन इसका जो है वो कैसे किया जाता है, 0 and 1 से। इसका मतलब मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पर 0 का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है। न्यूट्रॉन चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर मैं न्यूट्रॉन को पास करूंगा ऐसे मीडियम से जहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो वो बिना विचलित हुए वहां से सीधे निकल जाएगा। क्योंकि ये 0 चार्ज है तो इस पे ना पॉजिटिव का इफेक्ट पड़ेगा ना ही नेगेटिव का इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वो वहां से क्या हो जाएगा, सीधे चला जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, इसकी भेदन क्षमता उदासीन होने के कारण बहुत अधिक होती है परंतु कॉस्मिक किरणों से कम होती है। कॉस्मिक किरणों के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि जो इसकी भेदन क्षमता है, मतलब किसी चीज को तोड़कर आगे निकलने की जो क्षमता है, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी फॉइल की या फिर जैसे बेरिलियम के पत्थर की हमने बात की, तो इस तरीके से उसको क्या कर सकता है, ये भेद सकता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे कि हमने
प्रोटॉन में देखा था कि प्रोटॉन की भेदन क्षमता इतनी ज्यादा नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता ज्यादा होती है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की भी भेदन क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन कॉस्मिक किरणों से कम होती है। न्यूट्रॉन की जो त्रिज्या है, न्यूट्रॉन की जो रेडियस है वो कितनी होती है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो हमें पता चला कि रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हो कि कितना छोटा पार्टिकल की, कितने छोटे पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा ही था 1.6750 into 10⁻⁻27 kg, या फिर हम ग्राम में अगर देखें तो 1.672 into 10⁻⁻24। ये क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या होता है, प्रोटॉन के मास के, प्रोटॉन के द्रव्यमान के एकदम बराबर होता है। मतलब एकदम तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग उतना ही होता है। ठीक है, आज हमने जो जो पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो उसमें हमें प्रॉपर्टीज पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या थी और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या थी, उन पे चार्ज क्या थे, उन पे किस किस चीज़ों का इफेक्ट पड़ता था। फिर हमें पता चला कि यहाँ पर एक और कण होता है, एक और पार्टिकल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए उसको पता लगाने में, उसके बारे में जानने में हमें इतने साल लग गए थे। आपने देखा कि 1870 से लेकर अगर हम बात करें 1932 तक, तो बहुत ज़्यादा तकरीबन 50-60 साल के, 50 से 40-50 साल के अंतर के बाद हमें किसका पता लगा, न्यूट्रॉन का पता लगा। चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन का पता लगाया था। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बताई, जैसे कि जो मेन प्रॉपर्टीज़ वो मैंने यहाँ पर लिखी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन उसका जो है वो अभी केवल यहाँ से याद कर लो, फिर मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा जब एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो थर्ड उन्होंने बोला कि रेडियस जो होती है न्यूट्रॉन की वो कितनी होती है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और फोर्थ की अगर हम बात करें, इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट क्या है कि इस पर ना ही मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है, ना ही उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कि ये क्या हो गए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। कल हम एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, एटम के कितने मॉडल किस किस ने दिए थे। थॉमसन नाम के साइंटिस्ट, रदरफोर्ड, बोहर, इन्होंने मॉडल दिए थे। तो इन्हीं मॉडल्स के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।